लास्ट दिन तक हम लोग पढ़े थे क्या, बायो सावर्ट लॉ। और बायो सावर्ट लॉ में क्या पढ़े थे कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाला जाए। लास्ट दिन हम लोग पढ़े थे, इसका एक वेक्टर फॉर्म पढ़े थे, इस चीज का बायो सावर्ट लॉ का, बायो सावर्ट लॉ। इसका एक फॉर्म था वेक्टर फॉर्म। जो वेक्टर फॉर्म में तुमको क्या बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी भी एलिमेंटल लेंथ के वायर से, ये छोटा सा एलिमेंट हमने काटा था डीएल, और इस डीएल से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट था पी, और इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। थीटा एंगल बन रही थी डीएल और वेक्टर आर के बीच में। तो मैं आपको क्या बोला था कि भाई साहब जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डीबी लिखना है, ये लिखना है कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू डीएल क्रॉस आर बाई कितना, आर क्यूब। ये था इसका वेक्टर फॉर्म। और इसी का स्केलर फॉर्म का हम लोग बात किए थे क्या, स्केलर फॉर्म का क्या बात किए थे, स्केलर फॉर्म का बात किए थे कितना, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई कितना, आर स्क्वायर। इतना चीज मैं पिछले दिन बता दिया था आपको। आज बात करने वाली है किस चीज की, कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। ठीक ना, इसका कोई ना कोई क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो इस डायरेक्शन पर बात करने वाले हैं। जरा सा देखिए ध्यान से कि इस कहानी में म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है, आई भी क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो जो डीएल क्रॉस आर आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट एक वेक्टर आता है। तो जो डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, डीबी का डायरेक्शन होगा, है ना। अब देखिए कि यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज का, तो आज बात करने वाले हैं किस चीज का, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किस चीज का बात करने वाले हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। तो अगर हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का, तो ध्यान देना कि मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है dB इक्वल टू कितना है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू डी एल क्रॉस आर बाई कितना, आर क्यूब। यही फॉर्मूला है। तो अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का आपको डायरेक्शन निकालना है तो आप ध्यान दीजिए कि ये सारे टर्म जो हैं स्केलर हैं। इसका मतलब जो डायरेक्शन डीएल क्रॉस आर का होगा वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड डीबी का होगा। ठीक ना। तो यहां पर हम लोग अगर बात करेंगे किस चीज का, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इज सेम एज द इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डीएल क्रॉस आर। कि जो डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन इस मैग्नेटिक फील्ड डीबी का भी होगा। अब आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो डायरेक्शन दिया जाता है वो राइट हैंड थंब रूल के द्वारा दिया जाता है। बात समझ में आ रहा है, ठीक ना। और इसका जो डायरेक्शन दिया जाना है, द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डीबी कैन बी गिवन बाय कैन बी गिवन बाय किस चीज के द्वारा, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, ध्यान देना। राइट हैंड मैग्नेटिज्म में जो है तो हैंड का बहुत यूज है। क्यों, कि कहीं पर राइट हैंड लगेगा, आप लोग 10th में पढ़े होइएगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड राइट हैंड, है ना। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, इसीलिए ध्यान रखना है क्या, कि हम लेफ्ट हैंड का यूज कर रहे हैं कि राइट हैंड का यूज कर रहे हैं, ठीक ना। अब क्या करेगा कि ये राइट हैंड थंब रूल कहता क्या है, राइट हैंड थंब रूल कहता है क्या, राइट हैंड थंब रूल कहता है क्या, कि होल्ड द करंट कैरिंग वायर, होल्ड द करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर सच दैट सच दैट such that thumb is in the direction of in the direction of current। इस तरीके से पकड़िए कि जो थंब रहे वो किस डायरेक्शन में रहे, करंट के डायरेक्शन में रहे।
तब जो है देन द डायरेक्शन ऑफ अदर फोर फिंगर्स, जो बाकी 4 उंगलियों का डायरेक्शन होगा वो शो करेगा क्या चीज, शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बाकी 4 उंगलियां जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बाकी 4 उंगलियां किस चीज का डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का। अब ध्यान देना कैसे करना है इसको अप्लाई। मान लीजिए कि ये एक करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट बह रहा है ऐसे। अब आपको कहा कि इधर कोई पॉइंट है P, बताओ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। बात समझ में आ रही है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो 2 चीजें हैं हमारे पास, एक पेपर पे अगर इनवर्ड डायरेक्शन को दिखाना है और अगर आउटवर्ड डायरेक्शन को दिखाना है तो हम लोग 2 सिंबल का यूज करते हैं। एक डॉट डालेंगे, इस डॉट का मतलब होता है क्या, आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब बाहर की तरफ आ रही है, पेपर से बाहर, ठीक ना। और एक सिंबल यूज करते हैं हम लोग किस चीज का, क्रॉस का। इस क्रॉस का मतलब होता है पूरे फिजिक्स में क्या, इनवर्ड, मतलब अंदर के तरफ। बात समझ में आ रही है, डॉट जहां लिखा रहे इसका मतलब पेपर से बाहर निकल रही है, और क्रॉस लिखी है इसका मतलब पेपर के अंदर जा रही है। अब देखो मैं क्या बोला कि करंट कैरिंग वायर को ऐसे पकड़ो अपने राइट हैंड से कि थंब किधर रहे, करंट के डायरेक्शन में। करंट किधर जा रही, ऊपर की तरफ। करंट ऊपर की तरफ जा रही है, इसको पकड़ेंगे, 4 उंगली किधर जाएगा, अंदर। 4 उंगली किधर जाएगा, अंदर। इसका मतलब इधर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, क्रॉस। और जैसे इसको पकड़ेंगे तो इधर से किधर निकलेगा, बाहर। इसका मतलब इधर डायरेक्शन कैसा होगा, डॉट। बात समझ में आ रहा है। मान लीजिए ऐसा वायर दे दिया और करंट कह रहा है ऐसे बह रहा है, क्या करिए, राइट हैंड से ऐसे पकड़िए कि थंब किधर रहे, करंट के डायरेक्शन। ऐसे पकड़ेंगे राइट हैंड से, नहीं पकड़ेंगे क्योंकि करंट नीचे है तो अंगूठा नीचे रहना चाहिए, तो कैसे पकड़ेंगे, ऐसे। और जब ऐसे इस वायर को पकड़ेंगे तो इधर से उंगली अंदर जाएगा, तो इधर से उंगली अंदर जाएगा मतलब इधर कैसा, और इधर से बाहर आएगा, इसका मतलब इधर कैसा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब भी आपको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप फॉर्मूला का यूज करें, किस चीज का, dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई R स्क्वायर का। और डायरेक्शन का जब भी बात करें तो आप किस चीज का यूज करिए, राइट हैंड थंब रूल का। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि करंट कैरिंग वायर को आप ऐसे पकड़िए कि आपका अंगूठा किधर हो जाए, करंट के डायरेक्शन में। अब इधर से पकड़ेंगे तो इधर से उंगली अंदर जाएगा मतलब इधर क्रॉस, और इधर से बाहर आएगा मतलब इधर डॉट। बात समझ में आ गई। तो ये है डायरेक्शन निकालने का बात, ठीक है। ये इतनी चीजें तुमको समझ में आ गई होगी। अब देखो कि आज हम लोग बायो सावर्त लॉ के एप्लीकेशन की तरफ बढ़ेंगे, और इस एप्लीकेशन में पहला जो है एप्लीकेशन ये है क्या, पहला जो एप्लीकेशन है ये है क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग फाइनाइट स्ट्रेट वायर। कि कोई एक वायर रहेगा, फाइनाइट लेंथ का रहेगा, और उसके कारण अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए क्या कि अपने पास एक वायर है, और ये जो वायर है ये वायर है कुछ ऐसा, ये वायर है कुछ ऐसा। बात समझ में आ रही है। इसका फाइनाइट लेंथ है 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, कुछ भी होगा। और आपको कहेगा क्या कि इस वायर से मान लो कि A डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P। इस वायर से A डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है क्या, P। डिस्टेंस का मतलब जब भी होता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहेगा कि इस वायर से करंट जो बह रही है, ये करंट बह रही है कितनी, I। बात समझ में आ रहा है। तो आप बताइए कि P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, ठीक ना। तो इसमें आपको कहेगा क्या, कि आपको फाइंड करना है क्या, कि फाइंड द
फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P, at a point P which is at a point P which is at a distance from the wire, a distance from the wire, a distance from the wire। एकदम ध्यान से सीखना, तुमको कभी हम फाइनाइट चार्ज रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिखाए हुए हैं। सेम टू सेम वैसे ही चलना है, बस बायो सावर्त का नियम लगा। बात समझ में आ रही है? तो देखिए अब इस डायग्राम में सबसे पहला काम क्या करिए, सबसे पहला काम आप करिए क्या, सबसे पहला काम आप करिए क्या कि यहां से इसको मिला दीजिए पॉइंट P को, और दूसरे टर्मिनल से भी आप क्या करिए, इस पॉइंट P को मिला दीजिए। बात समझ में आ रही है? अब आप ध्यान से देखेंगे तो इसको मिलाने के बाद हमारे पास दो एंगल बन रहा है, एक एंगल बन रहा है इधर के तरफ, इसको लिखेंगे क्या, φ1, और एक एंगल बन रहा है आपका नीचे के तरफ, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, φ2। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब बायो सावर्त साहब कह के गए हैं कि पूरे वायर के कारण तुम बेटा एक बार में मैग्नेटिक फील्ड निकाल ही नहीं पाओगे, पूरे वायर के कारण तुम एक बार में मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते हो। निकाल सकते हो किसके कारण, तो निकाल सकते हो तुम छोटे से एलिमेंट के कारण। तो छोटा सा एलिमेंट कहीं पर हम लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट हम लेते हैं यहाँ पर, ये वाला छोटा सा एलिमेंट, और इस एलिमेंट का नाम क्या रखते हैं, इस एलिमेंट का हम लोग नाम क्या रखते हैं, इस एलिमेंट का नाम रखते हैं क्या, dl, जो कि इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर लिया, l डिस्टेंस पर। बात समझ में आ रहा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कितने डिस्टेंस पर लिया, l डिस्टेंस पर। अब मान लो कि ये जो l डिस्टेंस है, ये जो l डिस्टेंस है वो मान लो कि यहां से इस पॉइंट P से जो डिस्टेंस रखता है, ये डिस्टेंस रखता है कितना, r। कितना डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर। और r डिस्टेंस पर है तो इतना ही नहीं, आप मान लीजिए कि ये जो यहां से, a को यहां से हटा के कहीं और लिखते हैं, ये यहां लिखते हैं, और ये जो यहां से एंगल बना रही है, ये एंगल जो है कितनी, ये एंगल बना रही है कितनी, थीटा। बात समझ में आ रही है इतने? हम लोग क्या किए, हम लोग क्या किए, हम लोग क्या किए कि टेक एन एलिमेंट dl, टेक एन एलिमेंट dl at a distance, at a distance l from the foot of perpendicular, कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर से l डिस्टेंस पर एक एलिमेंट dl लिया, ठीक ना, एक एलिमेंट क्या लिया, dl लिया। मान लेते हैं क्या कि लेट द डिस्टेंस ऑफ, लेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द एलिमेंट dl, कि इस एलिमेंट dl से जो है, फ्रॉम द एलिमेंट dl इज कितना, r, कि इस एलिमेंट dl से जो पॉइंट P का डिस्टेंस है वो है कितना, r। बात समझ में आ रहा है? अब मान लेते हैं कि इफ वेक्टर r makes an angle theta with perpendicular line। मान लिए क्या कि यदि ये जो है तो थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ, इस परपेंडिकुलर लाइन के साथ, कौन, वेक्टर r। तो ध्यान देना, ये 90 डिग्री, तो ये भी कितना, 90 डिग्री, एक 90 डिग्री एक थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। सबको जोड़िए 180 हो जाएगा, सबको जोड़िएगा तो 180 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? अब देखो कि छोटा सा एलिमेंट से एंगल बन रहा है 90 माइनस थीटा, डिस्टेंस है वेक्टर r, तो हम लोग बायो सावर्त का नियम लगा सकते हैं। और बायो सावर्त का नियम क्या कहता है भाई, बायो सावर्त का नियम कहता है, तुम देखो सेम सिचुएशन बन रही है कि नहीं, तार से r डिस्टेंस पर थीटा कोण पे एक एलिमेंट है क्या, dl, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कितना लिखते हैं, μ0/4 IDL sin थीटा बाय r स्क्वायर, लिखते हैं कि नहीं? अब देखिए कि इसी कहानी में, अब देखिए कि इसी कहानी में जो है, तो इसी कहानी में हम लोग लगाने वाले हैं क्या, इसी कहानी में हम लोग लगाने वाले हैं अब बायो सावर्त लॉ, ठीक ना।
तो अब इसी कहानी में जब बायो सावर्त लॉ लगाएंगे तो बात करेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू बायो सावर्त लॉ। बायो सावर्त लॉ क्या कहता है, बायो सावर्त लॉ क्या कहता है कि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल, डीएल जो होगा वो बायो सावर्त लॉ क्या कहता है कि डीबी इक्वल टू होगा आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई, करंट बह रही है आई डीएल साइन। अब ध्यान दीजिएगा कि थीटा जो एंगल था वो डीएल और आर के बीच का एंगल था, और यहाँ पर डीएल और आर के बीच का एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। तो यहाँ थीटा के जगह पर कितना लेना है, थीटा के जगह पर कितना लेना है साइन 90 माइनस थीटा बाय कितना आर स्क्वायर। जो भी हम लोग एंगल लेते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड वेक्टर डीएल जो है यहाँ पर वो कितना है थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा, या फिर इसको थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा अच्छा नहीं लिखा, डीएल इज कितना है 90 माइनस थीटा। बात समझ में आ रही है। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा कि dB इक्वल टू कितना लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन 90 माइनस थीटा कितना होता, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता कॉस थीटा होता बाई कितना आर स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना बात समझ में आया। अब देखो भाई कि हमको चाहिए टोटल वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसा ऐसा कितना एलिमेंट काट सकते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट काट सकते हैं। पहला एलिमेंट काटेंगे -φ2 पर और अंतिम एलिमेंट काटेंगे +φ1 पे। आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका एलिमेंट है, ये जो आपका एलिमेंट है, आप देखिएगा मेरे पेन के लेंथ को, आप देखिए यहाँ से कि जो आखिरी एलिमेंट है वो परपेंडिकुलर लाइन से -φ2 पर, थीटा कितना हो जाएगा, अभी यहाँ पर है तो थीटा है, अब थीटा को घटाते जाएंगे घटाते जाएंगे घटाते जाएंगे, एलिमेंट नीचे आता जाएगा, कहाँ तक जाएगा -φ2 तक, और फिर यहाँ से हम बढ़ाते जाएंगे ऊपर के तरफ कहाँ तक जाएगा +φ1 तक। मतलब थीटा बदल रहा है, और थीटा बदल रहा है तो कहाँ से कहाँ तक बदल रहा है -φ2 से लेकर के +φ1 तक। बात समझ में आ रहा है। तो इसको हमको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा, वेरी कर रहा है थीटा, एलिमेंट जैसे जैसे नीचे खिसका रहे हैं बदल क्या रहा है थीटा, थीटा बदल रहा है, और थीटा मेरा जा कहाँ से रहा है -φ2 से लेकर के +φ1 तक। इसका मतलब जब हमको भैया इसको टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक ना, फॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड, फॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड, पूरे के पूरे मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसको, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या थीटा, क्योंकि वेरी कौन कर रहा है थीटा कर रहा है। तो इधर देखो, इधर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन dB हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल कॉस थीटा और बाई कितना आर स्क्वायर। अब ध्यान देना कहाँ से कहाँ तक, तो -φ2 से लेकर के +φ1 तक। इतना बात समझ में आ रहा है। वेरी कर रहा है थीटा, थीटा वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन करने के लिए चाहिए डी थीटा, थीटा वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या चाहिए डी थीटा चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं। दूसरी बात कि भैया इसमें आप जैसे जैसे एलिमेंट बदल रहे हैं, देखिए तो आर का डिस्टेंस भी तो बदल रहा है, आर का लेंथ भी बदल रहा है, मतलब आर भी क्या कर रहा है वेरी कर रहा है। तो दो वेरिएबल दिख रहा है, एक तो थीटा बदल रहा है, दूसरा आर भी बदल रहा है, और तीसरा डीएल भी है ना। तो तीन तीन वेरिएबल है। अब इस तीनों वेरिएबल को हमको क्या करना है, तीनों वेरिएबल को हमको हटाना है, एक वेरिएबल में बदलना है। कैसे बदला जाएगा, बहुत ही ध्यान से देखना कैसे बदला जाएगा। इसको बदलने के लिए बहुत ही आसान चीज है, इस दोनों में देखिए आप, अगर हमको कॉस थीटा लिखना है तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा अगर लिखना है कितना लिखेंगे बेस बाय
हाइपोटेन्यूज। बेस हो जाएगा थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, बाकी जो बच जाएगा वो बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब देखना, अगर इसमें हमको साइन थीटा लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, पी बाई एच लिखेंगे। ठीक ना, ए क्या है, कांस्टेंट है। तो इसमें हम लोग दो चीज लगाएंगे इस वाले ट्रायंगल में, एक निकालते हैं कॉस थीटा या साइन थीटा और एक निकालते हैं क्या, टेन थीटा। ठीक है। अब देखिए कि जब हम इस दोनों में लगाएंगे टेन थीटा लगाएंगे, अब इसको यहीं पे रहने दो, इसको यहीं पे रहने दो और इसको यहीं पर रहने दो। इसमें हम सारा वैल्यू जो है सो एक साथ डाल करके पुट करने वाले हैं इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन को मान लो अभी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। अब देखना इस ट्रायंगल में हम लोग बात करने वाले हैं, तो अगर टेन थीटा लिखना है, आप ध्यान दीजिएगा कि टेन थीटा लिखना है तो टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस लिखेंगे, एल बाई ए हो जाएगा, है ना। तो अगर टेन थीटा लिखेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल बाई ए, यानी कि एल इक्वल टू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए टेन थीटा। ए इधर भेज दिए, एल इक्वल टू कितना हो गया, ए टेन थीटा। ए कांस्टेंट है, ध्यान देना, एल वेरिएबल है, क्यों कि जैसे जैसे एलिमेंट नीचे जाएगा एल का वैल्यू क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब इसको क्या करो कि डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। इधर कितना हो जाएगा, डीएल बाय डी थीटा। एल को जैसे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, कितना, डीएल बाय ए कांस्टेंट है, बाहर रह जाएगा, और टेन थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। इतनी बातें क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, थीटा को इस साइड भेजिएगा तो डीएल इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये डीएल का वैल्यू डी थीटा में अब बदल गया। बात समझ में आ रहा है, डीएल किस में बदल गया, डी थीटा में। अब हमको क्या करना है, एक और वेरिएबल है आर, आर को भी बदलना है ए में, आर को भी बदलना है किस में, ए के टर्म में, आर भी तो वेरी कर रहा है। तो इसी ट्रायंगल में क्या करिए, आप कॉस थीटा लगा दीजिए। कॉस थीटा कितना लिखिएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो जब कॉस थीटा लगाइएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ध्यान दीजिएगा कि जब आप इसी में कॉस थीटा लगाइएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, ए बाय आर, यानी कि आर कॉस थीटा जो हो जाएगा वो कितने के बराबर में हो जाएगा, यानी कि आर इक्वल टू जो हो जाएगा कितना, ए बाय कॉस थीटा, यानी कि आर इक्वल टू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए, और वन बाय कॉस थीटा कितना होता, सेक थीटा। तो आर स्क्वायर जो लिखोगे वो कितना लिखोगे, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात समझ में आ रहा है इतना बात। टेन थीटा लिखे, डिफरेंशिएट किए, डीएल बदल गया डी थीटा में जो करना था, और आर बदल गया अब ए के टर्म में, थीटा के टर्म में। अब सारे वेरिएबल को मैंने बदल बदल के क्या किया, थीटा में बदल लिया। अब सारे वेरिएबल जब थीटा में बदल गए तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ डीएल एंड आर स्क्वायर इन इक्वेशन किसमें, वन में। तुम ध्यान देना, सेम टू सेम कहानी की हुई है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सेम टू सेम कहानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में की हुई है, क्या, फाइनाइट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में। तुम जाके अभी दोनों को पढ़ना, बस वहां पे कूलॉम्स लॉ लगा करके निकाले हैं, यहाँ पे बायो-सावर्त का लॉ लगा करके निकाले हैं। बात समझ में आ रही है। अब देखिए कि जब वैल्यू आप पुट करिएगा, तो जब आप वैल्यू पुट करिएगा तो देखिए इक्वेशन है कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। इस वैल्यू को रखिए, कितना है आपका, डीबी का इंटीग्रेशन करोगे कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा, इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस I2 से लेकर के प्लस I1 तक कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल कॉस थीटा बाई कितना था, आर स्क्वायर था। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए ध्यान से, इसी को लिखेंगे क्या, अब यहां से खाली मैथ देखते रहो, -φ2 से +φ1 तक, -φ2 से +φ1 तक कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई के जगह म्यू नॉट बाई 4 पाई रहा, आई के जगह आई रहा, कॉस थीटा के जगह मैं कॉस थीटा छोड़ देता हूं, और डीएल के जगह पर, ऊपर डीएल है तो डीएल के जगह पर हम लोग कितना निकाले हैं, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो कितना लगाएंगे, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा
और नीचे आर स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर की जगह पे मैंने कितना निकाला है, आर स्क्वायर की जगह पे निकाला है कितना, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो जब ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डालिएगा तो सेक स्क्वायर से आपका सेक स्क्वायर हो जाएगा स्वाहा, और एक ए से ये स्क्वायर हो जाएगा स्वाहा। करंट कांस्टेंट है तार में, म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट है, ए नीचे कांस्टेंट है। सारे कांस्टेंट इंटीग्रेशन में कहा आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो ये जो आपका बच जाएगा कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट बच गया, और यहाँ एक 1/a है ये भी कांस्टेंट बच गया। इंटीग्रेशन -φ2 से लेकर के +φ1 तक बच गया ऊपर में कितना, cos थीटा डी थीटा। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जब cos थीटा डी थीटा हो गया, अब देखो cos थीटा का इंटीग्रेशन तुमको आता होगा। cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता, साइन थीटा। साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो cos का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन। ठीक ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि cos का माइनस साइन होगा, ऐसा डिफरेंशिएशन में होता है। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, इंटीग्रेशन साइन होता है। ठीक ना, चलिए देखिए, अब जब इसको भाई साहब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 1/a, cos का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन थीटा, और कहाँ से, -φ2 से लेकर के +φ1 तक। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, -φ2 से, ये इधर देखो, इधर छोड़ दो, उधर इधर ध्यान दीजिए, कितना, φ1 से लेकर के -φ2 तक। क्यों कि आप अगर ध्यान देंगे तो अगर यहाँ से मैं ऊपर एंगल को पॉजिटिव माना हूँ तो नीचे एंगल को क्या मानूंगा, नेगेटिव मानूंगा। ठीक ना, इसीलिए नीचे वाले को -φ2 लिया और ऊपर वाले को +φ1 लिया है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर इतना काम कर लिया गया तो अब यहाँ से तो सिंपल कहानी है, क्या, अपर लिमिट पुट करिए। तो अपर लिमिट जब पुट करिएगा तो b = आ जाएगा कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 1/a, साइन थीटा के जगह डालिएगा कितना, φ1 अपर लिमिट, और माइनस साइन थीटा के जगह डालिएगा कितना, -φ2 लोअर लिमिट। साइन माइनस थीटा भाई माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन माइनस थीटा जब माइनस साइन थीटा होता है तो b = कितना लिखोगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई 1/a साइन φ1, और ये माइनस बाहर आके हो जाएगा कितना, प्लस साइन φ2, और यही हो गया क्या, मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन। इसके कारण, फाइनाइट वायर के कारण। बात समझ में आई कि नहीं आई? सेम चीज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहाँ ध्यान किस किस बात का रखना है। तो ये जो ए है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हमेशा एक ऐसा डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और φ1 और φ2 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया गया एंगल है, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ से, तो परपेंडिकुलर लाइन से। ठीक ना, अब ध्यान देना है, इसमें दो बातों का आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूला में जो हम लोगों ने निकाला है कितना, b = म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 1/a साइन φ1 प्लस साइन φ2। इसमें ध्यान देना है क्या क्या पॉइंट को, तो पॉइंट को ध्यान देना है, पहला वाला क्या, कि a जो है इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर, कि जो करंट कैरिंग वायर है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो लेंगे वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा भाई साहब, ए होगा। बात समझ में आ रहा है? और दूसरा चीज ये ध्यान रखना है क्या, कि जो φ1 एंड φ2 है, φ1 एंड φ2 जो है आर मेजर्ड इन किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। हमेशा एक दूसरे के किस डायरेक्शन में रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन, मेजर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द परपेंडिकुलर लाइन, मतलब जो परपेंडिकुलर लाइन है वहां से जो है तो इस दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करना है, एक को एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरे को क्लॉकवाइज, और बीच वाले परपेंडिकुलर लाइन से। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई। अब बात रही किसकी, डायरेक्शन की, कि डायरेक्शन कैसे पता चले इसका। तो डायरेक्शन के लिए अभी बोला हूँ क्या, राइट हैंड थंब रूल लगा दो।
राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, करंट ऊपर बह रही है, पकड़े, अंगूठा गया अंदर, मतलब इधर कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्रॉस। बात समझ में आ रहा है? डायरेक्शन कैसे देना है, राइट हैंड थंब रूल से। तो यही फॉर्मूला हम लोगों को क्या करना है भाई साहब, याद रखना है। ये फॉर्मूला क्या करना है हम लोगों को, याद रखना है। किसके लिए, फाइनाइट वायर के लिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोले तो म्यू नॉट बाई 4 पाई पता रहेगा, ए पता रहेगा कितना दूर पे, फाई 1 और फाई 2 पता रहेगा, डाल देंगे, सारा कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई? बात समझ में आई तो देखिए एक क्वेश्चन, बात समझ में आई तो एक क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या कि एक वायर है, इससे होकर के करंट बह रहा है कितना, मान लो 2 एम्पियर का, इससे होकर के करंट बह रहा है कितने का, 2 एम्पियर का। और कह रहा है क्या कि यहाँ से 10 मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, और ये P पॉइंट जो है तो यहाँ से भी एंगल बना रहा है कितने का, 45 डिग्री का, और यहाँ से भी जो एंगल बना रहा है वो कितने का, 45 डिग्री का। तो बताइए कि P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अब ध्यान देना है कि देखो करंट कितना दे रखा है, 2 एम्पियर का, करंट कितने का, 2 एम्पियर का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का लेंथ कितने का दिया हुआ है, 10 मीटर, यानी ए कितने का, फाई 1 ऊपर की तरफ, तो फाई 1 का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री, और फाई 2 का वैल्यू कितना है, ये भी कितना, 45 डिग्री। सारा निकल गया। फॉर्मूला क्या पढ़े हैं फाइनाइट वायर के कारण, कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 1 अपॉन ए इंटू साइन फाई 1 प्लस कितना, साइन फाई 2। मेरे ख्याल से डेरिवेशन में एक कांस्टेंट बाहर आना बाहर रह गया है, आई भी तो आएगा बाहर, है ना, आई भी बाहर आएगा ना, तो आई को भी बाहर करो, यहाँ से आई को भी बाहर करो, तो ये हो जाएगा कितना, आई बाई ए, ये भी कितना, आई बाई ए, ठीक ना, ये भी कितना, आई बाई ए। यहाँ से देखिए करंट भी तो बाहर आएगा ना, है ना, तो ये सारा आई बाई ए हो गया, मतलब फॉर्मूला में यहाँ भी कितना आएगा, आई अपॉन। क्लियर है? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये होता है। अब इसमें सबका वैल्यू डालो, म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू कितना बोला हूँ, 10⁻⁻7। करंट का वैल्यू कितने का है, लेंथ कितने का है, इनटू साइन फाई 1 यानी कि साइन कितना डिग्री, और प्लस साइन फाई 2 यानी कि कितना डिग्री, 45 डिग्री। साइन 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/10 इंटू साइन 45 का वैल्यू कितना, प्लस 1/√2, कितना आ गया, 10 का पावर -7 गुने 2/10, और इंटू ये कितना हो जाएगा, 2/√2। देख लीजिए 2 से कटेगा 5 बार में, यानी कि ये हो गया कितना, 2/5√2 इंटू 10⁻⁻7, और यूनिट क्या लिखेंगे, टेस्ला। सेवा समाप्त। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो कि इसी में अगर कह दे कि वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, अगर इसी में वायर क्या कह दे, इनफाइनाइट लेंथ का है। अभी तक जो वायर थी ये कैसी थी, अभी तक जो वायर थी ये कैसे लेंथ की थी, फाइनाइट लेंथ की थी। इसके बारे में हमको पता रहेगा कि ये 2 मीटर 4 मीटर 10 मीटर कितना बड़ा है। इस लेंथ से मैग्नेटिक फील्ड को कोई मतलब नहीं है, इस एंगल से मतलब है। अब ध्यान देना कि कॉन्सेप्ट क्या पढ़े हैं, मैथ्स में कॉन्सेप्ट कहता है क्या कि पैरेलल लाइन कभी मिलते नहीं है। मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि पैरेलल लाइन कभी मिलते, लेकिन फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि पैरेलल लाइन मिलता है। क्यों? कि फिजिक्स में जो नेचुरली दिखता है वही होता है। तो आप अगर रेलवे ट्रैक के बीच में खड़े हो जाइएगा तो आपको क्या लगेगा कि बहुत दूर जाने के बाद रेलवे ट्रैक क्या हो गया, तो ये क्या है, प्रैक्टिकली दिखने वाली चीज है, पैरेलल लाइंस है, और वो मिल रही है कहाँ, बहुत दूर जाने के बाद, इनफाइनाइट पे। उसी का रिवर्स आप सोचिए कि अगर कोई लाइन इनफाइनाइट पे जाके मिल रही है, इसका मतलब वो पैरेलल लाइंस होगी, होगी कि नहीं? कोई लाइन कहाँ पर मिल रही है, इनफाइनाइट पर, इसका मतलब क्या होगा, वो पैरेलल लाइंस होगा। और अब जरा सा ध्यान से देखना भाई कि अगर बोले तुमको कि इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ध्यान देना यहाँ पर डायरेक्शन भी तो पूछ सकता है, यहाँ पर डायरेक्शन भी पूछ सकता है। तो डायरेक्शन कैसे, ये रहा, पी पॉइंट पे किधर जाएगा, किधर जाएगा, अंदर। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कि अगर इनफाइनाइट वायर दे दे, बोले क्या कि मैग्नेटिक फील्ड, बोले क्या, मैग्नेटिक फील्ड,
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। वायर का मतलब करंट बह रहा है, करंट नहीं बहेगा तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए कि वायर कैसा है, इनफाइनाइट वायर है। इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या हुआ कि एक वायर रहेगा ऐसे, ये इनफाइनाइटली दोनों तरफ एक्सटेंडेड रहेगा। इनफाइनाइटली दोनों तरफ एक्सटेंडेड रहने का मतलब ये इधर भी गया रहेगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, और ये इधर भी आया रहेगा कहाँ तक, इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट वायर है। इससे करंट कितनी बह रही है भाई, करंट बह रही है कितनी, आई। ये इधर गया है प्लस इन्फिनिटी तक और इधर आया है कितना, माइनस इन्फिनिटी। अब मान लो कि तुमको क्या कह रहा है कि इनफाइनाइट वायर से ए डिस्टेंस पर फिर से कोई सा पॉइंट है पी, ए डिस्टेंस पर क्या है, फिर से कोई सा पॉइंट है पी, ये ए डिस्टेंस पर ये पॉइंट है पी, और आपसे पूछे कि बताइए कि ये मैग्नेटिक फील्ड पी पर कितना होगा। तो जरा सा ध्यान दो कि अब की बार जब तुम यहां से इसको मिलाने का प्रयास करोगे तो ये कहां पर जाके मिलेगा, इनफाइनाइट पे, क्यों कि ये बहुत लंबा वायर है। इसको मिलाने का कोशिश करोगे तो ये भी कहां पर मिलेगा, इनफाइनाइट पर मिलेगा। तो जब इनफाइनाइट पर मिलेगा, ये दोनों जो है सो कहां पर मिलेगा, मीट्स एट कहां पे, इन्फिनिटी। तो जब लाइट इन्फिनिटी पे मिल रही है तो लाइन पैरेलल होगी कि नहीं होगी। मैं क्या बोला कि पैरेलल लाइन इनफाइनाइट पे जाके मिलते हैं, तो जो लाइन इनफाइनाइट पे मिल रही है वो भी क्या होगी, पैरेलल। तो पैरेलल मतलब ये अगर 90 डिग्री है तो भैया ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, मतलब 5 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये वाला भी जो है सो कहाँ पर मिल रहा है, ये भी कहाँ पर मिल रहा है, मीट्स एट इन्फिनिटिव। इसका मतलब ये एंगल जितना होगा ये भी कितना होगा, पैरेलल लाइन है। इनफाइनाइट पे मिल रहा है मतलब क्या, पैरेलल लाइन में झुका के जानबूझ करके बनाए हो कि तुमको दिखे कि मिले, लेकिन इनफाइनाइट पे जाके ना मिल रहा है। इनफाइनाइट पे जाके मिल रहा है, इसका मतलब लाइन कैसा होगा, और पैरेलल होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, तो ये 90, तो ये भी कितना, ये 90, तो ये भी कितना, 90। तो फॉर इनफाइनाइट वायर जो है, आप देखेंगे कि फॉर इनफाइनाइट वायर जो है, फॉर इनफाइनाइट वायर जो है वो 5 1 इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, एंड 5 2 इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है? अब दोनों 90 90 डिग्री हो गया तो हम लोग जानते हैं क्या, बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन 5 1 के जगह कितना, 90 डिग्री, प्लस साइन 5 2 के जगह भी कितना, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा वैल्यू, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ए इंटू साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 और प्लस साइन 90 का वैल्यू कितना, कितना हो जाएगा 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई कितना, ये हो जाएगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। ये था बायो सर्वताज लॉ से। आगे आपको एक लॉ पढ़ना है इस चैप्टर में, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ के द्वारा भी ये चीज मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा जब हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ेंगे तब। बात समझ में आ रहा है? तो ये था क्या, इनफाइनाइट वायर के लिए। इनफाइनाइट वायर के लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि इनफाइनाइट है भैया तो इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा ना, और इनफाइनाइट पे जाके मिला इसका मतलब लाइन कैसे, पैरेलल, और पैरेलल लाइन का मतलब ये 90, तो ये भी कितना, इधर भी इनफाइनाइट पे जाके मिला इसका मतलब पैरेलल, पैरेलल का मतलब ये 90, तो ये भी कितना। क्लियर है बात है? अब देखिएगा ध्यान से कि अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस चीज को हमको ध्यान से देखना है। तो देखिए एक क्वेश्चन कह रहा है क्या, आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर है, कह रहा है क्या कि एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर के साइड दिए हुए हैं हमको, इस स्क्वायर का साइड दिया हुआ है कितना, ए, और ये भी कितना, ए। कह रहा है कि इसमें से करंट बह रहा है ऐसे, इधर से भी आई, करंट बह रहा है इधर से भी आई, करंट बह रहा है इधर से भी कितना, आई, और करंट बह रहा है इधर से भी कितना, आई। आपको क्या कह रहा है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ, एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। मतलब इस स्क्वायर के सेंटर पे बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अब ध्यान देना,
इसको बोल दो पहला वायर, इसको बोल दो दूसरा वायर, इसको बोल दो तीसरा वायर, इसको बोल दो चौथा वायर। बात समझ में आ रहा है? ये था क्वेश्चन। अब इसमें आपको क्या कह रहा है कि बताइए कि भैया सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जरा सा ध्यान दीजिएगा कि इसको मैं दूसरा वायर बोल चुका हूं। अब ध्यान दीजिए कि ये पूरा लेंथ है कितना, ए, यहां से यहां तक का लेंथ है कितना, तो सेंटर से जो इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, a/2, नीचे आधा और ऊपर भी कितना। अब क्या करोगे, ये वायर है तो इस वायर से तुम क्या करोगे, इस वायर से तुम क्या करोगे कि इसके दोनों टर्मिनल को मिलाओगे। तो दोनों टर्मिनल को इसको यहां से मिलाओगे और इसको क्या करोगे, यहां से मिलाओगे। मिलाओगे कि नहीं मिलाओगे, ध्यान देना। ये पूरा था 90 डिग्री का, और स्क्वायर का डायगोनल इसको क्या करता है, बाइसेक्ट ना करता है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45, और ये भी कितना हो जाएगा, 45। अब ध्यान दीजिएगा इस ट्रायंगल में ये है 90, ये 45, तो ये भी कितना 45, 45 45 90, 180 हो गया। ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45। अब ध्यान से देखना, इसमें दूसरे वायर के कारण जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड B2 निकालेंगे, तो B2 इक्वल टू लिखेंगे कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए के जगह पर कितना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 इंटू साइन फाइव 1, यानी कि साइन फाइव 1 भी कितना डिग्री, 45 डिग्री, और प्लस साइन फाइव 2 भी कितना डिग्री, 45 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? जरा सा डायरेक्शन का बात करते हैं। तो इस वायर में करंट कैसे जा रही है, ऐसे अंगूठा रखो करंट के डायरेक्शन में, 4 उंगली इधर कह रहा है अंदर, इसका मतलब इधर किधर होगा, बाहर होगा। तो बाहर होगा, यहां से देखो ऐसे पकड़ेंगे तो यहां से उंगली अंदर जाएगा और इधर से कहाँ आएगा, बाहर आएगा। और बाहर को किससे दिखाते हैं, डॉट से, मतलब ये जो आएगा वो किधर, बाहर की तरफ आएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये वाले भी तो कहानी सेम ही बनेगी, ये वाले भी तो कहानी सेम ही बनेगी। क्या भैया, तो यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका a/2, ये भी 45 डिग्री, और ये भी कितना डिग्री, 45 डिग्री। यानी कि जो आपका B1 आएगा, ये B1 भी कितना आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई। करंट तो उतना ही बह रहा है, लेंथ देखो यहाँ से यहाँ तक a/2 और यहाँ से यहाँ तक a/2 होगा। तो परपेंडिकुलर लेंथ कितने का है, a/2 का, और फाइव 1 फाइव 2 कितना है, साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। इसका भी जरा सा डायरेक्शन देखो, करंट आ रही है नीचे, तो करंट आ रही है नीचे तो ऐसे पकड़ो, करंट नीचे अंगूठे के डायरेक्शन में, इधर से अंदर जाएगा और इधर से कहाँ आएगा, तो पॉइंट पी पर आउटवर्ड होगा। आउटवर्ड का मतलब ये जो B1 भी आया वो किधर, डॉट में। तुम ध्यान से देखना कि B3 भी सेम आएगा, B3 इक्वल टू भी सेम आएगा, बाहर के तरफ ही, क्यों, ये भी तो भैया उतना ही होने वाला है ना। और B4 भी क्या आएगा, सबका डायरेक्शन भी देख लो बाहर ही आएगा। B3 भी इतना ही आएगा और B4 भी इतना ही आएगा, कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई 2a इंटू साइन 45 और प्लस साइन कितना डिग्री, 45 डिग्री। और इसका भी जो डायरेक्शन रहेगा वो किधर रहेगा। अब सब के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, सेम डायरेक्शन में है। तो जो बी नेट लिखेंगे, जो बी नेट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, B1 प्लस B2 प्लस B3 और प्लस कितना B4, और ये चारों मिलके हो जाएगा कितना, 4 टाइम्स, सारा बराबर ही है, 4 टाइम्स कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई। तुम देखो यहाँ से a/2 में 2 ऊपर जाएगा, तो 2 ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स i बाई a। साइन 45 का पहला वैल्यू 1/√2 और दूसरा भी वैल्यू कितना 1/√2। इसको सॉल्व कर लोगे, वैल्यू डाल के सॉल्व कर लोगे। डायरेक्शन किधर रहेगा इसका भी, सब बाहर के तरफ, तो ये भी किधर के तरफ, बाहर के तरफ। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया कैसे सवाल बनाना है। हर एक वायर के कारण बारी बारी से निकालना है, डायरेक्शन सबका देखना है, सबका डायरेक्शन सेम है तो ऐड कर देंगे, डायरेक्शन वही रह जाएगा। लेकिन अगर किसी का डायरेक्शन अपोजिट रहता तो उसको क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते, ऐड नहीं करते, सब्ट्रैक्ट करते। अगर किसी का डायरेक्शन अपोजिट रहता तो
तो आज यहाँ पर इस लेक्चर को एक होमवर्क क्वेश्चन के साथ हम करते हैं खत्म। और जो होमवर्क में आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क्या कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपके पास, ठीक ना। और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल से कह रहा है क्या कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल से करंट बह रही है आई। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल से करंट कितनी बह रही है आई। इसका साइड कह रहा है कितना ए। तो आपको वही करना है क्या कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ, एट द सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पे आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन होमवर्क में है, घर से ट्राई करिएगा, बन जाएगा। बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं बने तो और अच्छी बात है, ठीक ना, क्योंकि आप बना दीजिएगा। चलिए काफ़ी